Today we shall study how federalism is practiced in India. In our country, in India, how we bring the federalism into practice, how much it is successful, and which provisions in India made our federal government more powerful, how people develop their belief, a strong belief in Indian federal system will be discussed today in this topic of how is federalism practiced. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में फेडरलिज्म कहाँ तक सक्सेसफुल है और फेडरलिज्म के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया हमारे कंट्री में, यहाँ के लोग फेडरलिज्म से कितना हैप्पी है, कितना खुश है। इसको हम लोग तो फेडरलिज्म जो है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म एक हैबिट है, एक नेचर है। और इंडिया में हमारे कंट्री में फेडरलिज्म एक हैबिट के रूप में, एक नेचर के रूप में एग्जिस्ट करता है। प्राचीन काल से ही, फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव एक्सेप्टेंस टू द डाइवर्सिटी। बाहर के लोग आए, उसको हम लोग एक्सेप्ट किए। मुगल्स आए, हूण आए, शक आए, कई आक्रमणकारी आए और यहाँ बैठ गए, यहाँ पर सेटल हो गए, इंडिया का पार्ट बन गए। इंडिया के लोग उनको एक्सेप्ट किया। तो इंडिया के नॉर्म में ही एक्सेप्टेंस है, मतलब नॉर्म में ही फेडरलिज्म है। इंडिया फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। इंडिया के कल्चर में है फेडरलिज्म। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और लीडर्स ट्राई टू डिस्कस व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म इन आवर कंट्री, और इंडिया को अलग स्टेट में बनाएंगे तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। फर्स्ट टॉपिक में लिख दिया हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब स्टेट जब बनाया गया इंडिया में, व्हेन आवर लीडर्स डिसाइडेड टू मेक द स्टेट, तो स्टेट किस आधार पर बना, स्टेट बनाने का क्या क्राइटेरिया था, किस आधार पर कंट्री को अलग अलग स्टेट में बांटा गया, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि आज का जो 2020 का जो इंडिया है, इंडियन स्टेट्स है, वह आज़ादी के समय के इंडियन स्टेट से काफ़ी डिफरेंट है। उस समय के जो इंडियन स्टेट्स से आज काफ़ी, तो ये जो नए स्टेट्स बने हैं, हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कैसे बने, हाउ वेयर दे फॉर्म। तो इसके लिए सबका जो एक मत हुआ कि हम लोग स्टेट का निर्माण लैंग्वेज के आधार पर करेंगे। स्टेट वुड बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इंडिया में स्टेट किस आधार पर बनाया गया है? आपका आंसर क्या हो गया? लैंग्वेज के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं और इसको एक एक करके नोट कर जाइए दिमाग में, तभी यू विल हैव राइट पावर कैपेबिलिटी टू गिव द आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में स्टेट का निर्माण किस आधार पर हुआ था? लैंग्वेज वाज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। एंड सेकेंड, लेकिन केवल लैंग्वेज ही नहीं रहा, बाद में कुछ और स्टेट बने जो जोग्राफिकल बेसिस पे बने, कल्चरल बेसिस पे बने। जैसे बाद में उत्तराखंड बना, यूपी से बना उत्तराखंड। यूपी का जो माउंटेनस पार्ट था उसको एक अलग स्टेट उत्तराखंड नाम दिया गया, तो वह जोग्राफिकल बेसिस पर बना। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से झारखंड बना, मध्य से छत्तीसगढ़ जो स्टेट बना, ये सब कल्चर के आधार पर बना। तो कुछ स्टेट कल्चर के बेसिस पे बने हैं, कुछ स्टेट ज्योग्राफिकल बेसिस भी बने हैं, लेकिन मेनली स्टेट्स वेयर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? हाँ, एक और इसमें आप लोगों को जानना पड़ेगा और डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि जब लैंग्वेज के आधार पर बन रहा था तो कुछ नेता लोग विरोध भी किए। उनको डर था कि बाद में ये लैंग्वेज वाले बोलेंगे कि हमारा एक लैंग्वेज, हम एक है, दूसरे लैंग्वेज वाले अलग हैं, तो हम लोग अलग देश ही बनाएंगे। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना देंगे और बाद में स्टेट कहेगा कि इस देश में हम नहीं रहेंगे, अलग देश बनाएंगे। इसलिए लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाया जाए स्टेट। समझ में आ रहा ना? कहा गया कि लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बनाएंगे, बाद में सब स्टेट कहेगा कि इस कंट्री से हम अलग देश बनाएंगे, अलग रहेंगे, हम एक लैंग्वेज वाले लोग बाकी से अलग रहेंगे।
लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बताता है, देश का एक्सपीरियंस बताता है कि उससे देश स्ट्रांग हुआ, फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ, देश टूटा नहीं। इससे सिस्टम से जो लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया स्टेट, उससे हमारा कंट्री और देखते हैं स्ट्रांग हुआ, लोगों को विश्वास हुआ इंडियन डेमोक्रेसी में, फेडरल सिस्टम में, कि हमारे लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट मिलता है जी, हमारे लैंग्वेज को भी लोग, हम भी अपने लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, हमारे लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट है। और इन लोगों का विश्वास बढ़ा और यूनाइटेड हुआ और स्ट्रांग हुआ फेडरल कंट्री, इंडियन फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक उसमें है वह है लैंग्वेज पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि इंडिया जब आजाद हो गया तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या था, किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और बाकी को क्या कौन कौन दर्जा दिया गया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे कंट्री में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जा दिया गया। हिंदी वाज बिलीव्ड एंड कंसिडर्ड रिस्पेक्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन हिंदी बाकी भाषा से सबसे अधिक लोग बोलते थे, पॉपुलर था, लेकिन हिंदी को भी मात्र 40% लोग ही हिंदी बोलते थे। हिंदी सबसे बड़ा भाषा था होते हुए भी केवल 40% लोगों का लैंग्वेज था। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% लोगों का लैंग्वेज था, बाकी पर थोपना तो कि नहीं ठीक है, हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन 21 इंग्लिश के अलावा 21 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ जी? शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब हुआ कि इसमें से ये जो 21 लैंग्वेज है, इसको भी अपने अपने स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जा सकता है। ऑफिशियल वर्क के लिए और शेड्यूल्ड लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। तो हिंदी को तो दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, बाकी को भी रिस्पेक्ट दिया गया, बाकी लैंग्वेज को भी लोग यूज कर सकता था। और एक और प्रोविजन था इंग्लिश के लिए, लाइक इंग्लिश विल बी कंटिन्यूड टिल 1965 तक इंग्लिश रहेगा। आफ्टर 1965 देयर विल बी नो यूज ऑफ इंग्लिश, प्रोविजन था। लेकिन 1965 जब आया और जब तैयारी हो रही थी कि इंग्लिश को हटाना है, तभी तमिलनाडु में और साउदर्न इंडिया में विरोध हुआ। दे अपोज दैट, दे टोल्ड दैट इंग्लिश मस्ट बी कंटिन्यूड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए, इंग्लिश का यूज बंद नहीं किया जाए, इंग्लिश को शेड्यूल्ड लैंग्वेज से हटाया नहीं जाए। और गवर्नमेंट ने रिस्पेक्ट किया लोगों के बात को और इंग्लिश को कंटिन्यू रखा गया। आज भी इंग्लिश कंटिन्यू है, इंग्लिश को ही बोला जाता है। तो लैंग्वेज के संबंध में हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी बहुत ही लिबरल रहा। अनलाइक श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंका गवर्नमेंट क्या किया था? श्रीलंका गवर्नमेंट डिडंट अलाउ तमिल टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज और शेड्यूल्ड लैंग्वेज, बट इन इंडिया वी अलाउड तमिल ऑल्सो, वी allowed 21 scheduled language to be used as official if necessary. They could use any language, any of 21 language. Government was liberal and this helped to make our democracy or federal government stronger and help to develop the faith among an Indian federal system. तो इंडिया का जो पॉलिसी था, लैंग्वेज पॉलिसी, बहुत ही सॉफ्ट रहा, बहुत ही लिबरल रहा और बाकी को भी समय के अनुसार और भी नए नए लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में मिलाया गया। जैसे नेपाली, मैथिली नहीं था, इसको भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज का पार्ट बनाया गया। तो बहुत ही लिबरल पॉलिसी रहा, रिस्पेक्ट किया गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन। हमारे यहाँ जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या रिलेशन रहा, कैसे वे लोग एक दूसरे को कितना कोऑपरेट करते हैं, उनका रिलेशन जो है कितना सक्सेस है। तो इसमें कुछ है, इसको 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, 1990 के पहले और 1990 के बाद। 1990 के पहले एक ही पार्टी, अधिकतर मोस्टली वन पार्टी, कांग्रेस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलता था, कंप्लीट मेजोरिटी मिलता था। स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस को ही मिलता था। तो सिंगल पार्टी वाज इन मेजोरिटी इन सेंट्रल ऑल्सो एंड स्टेट ऑल्सो। इसमें तो क्या था कि पार्टी का जो हेड था, पार्टी का जो अध्यक्ष था, वो पार्टी को अपने अनुसार उसको एक करता था, घुमाता था, पार्टी को अपने अनुसार उसको गाइड करता था। स्टेट में भी कौन चीफ मिनिस्टर होगा, उस पर एक तरह से डिक्टेटरशिप चलता था। दिया गया है बुक में फोटो, कैसे जो प्राइम मिनिस्टर है लोगों को डांट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। मतलब
प्राइम वहाँ जो थे वे क्या बनना चाहे, डिक्टेटर बनने का प्रयास किए। इसमें फोटो देख सकते हैं कि दिस इज द पिक्चर बिफोर 1990 के पहले, और क्लोज करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। 1990 के पहले जो चीफ मिनिस्टर है, दे आर कमिंग जस्ट लाइक द बेगर की तरह आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से भीख मांगने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को फुल मेजोरिटी था और वे अपने अनुसार डिसीजन लेते थे। कई बार तो कई स्टेट गवर्नमेंट को गिरा दिए जहां उनके पार्टी का गवर्नमेंट नहीं बना, उसको ये लोग ट्रबल किए, वे उनको हेल्प नहीं करते थे क्योंकि फुल मेजोरिटी था। लेकिन 1990 के बाद सिचुएशन चेंज हो गया। 1990 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगा। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिशन व्हेन सिंगल पार्टी, वन पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी, जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो एक से अधिक पार्टी आकर सरकार बनाते हैं, रीजनल पार्टी आकर गवर्नमेंट बनाते हैं, और जब रीजनल पार्टी आकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो सबको मिलजुल कर गवर्नमेंट चलाना होता है, सबको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर उस रीजनल पार्टी का गवर्नमेंट है तो उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके अनुसार सबको मिलाकर गवर्नमेंट चलाना है। इसमें कोई मनमाना करेगा तो बाकी पार्टी वापस ले लेगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, बाद में गवर्नमेंट जो बना वाजपेयी जी का गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट था, और बाकी जो उनके सपोर्टर पार्टी थे, कोलिशन जो पार्टी थे, जगह जगह है, एक भी अगर हट जाएगा तो बैलेंस गिर जाएगा, कुर्सी गिर जाएगा, यह दिखाने का प्रयास किया गया। इसमें कोलिशन गवर्नमेंट में सब में एक संतुलन, एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, सबके एडवाइस को वैल्यू देना पड़ता है, सबका एडवाइस मैटर करता है, और इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होता है, इससे फेडरल गवर्नमेंट और स्ट्रांग होता है। बिकॉज नो बडी कैन टेक यूनिलैटरल डिसीजन, कोई मनमाना नहीं कर सकता है। दे हैव टू गवर्न विथ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी हु आर प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट। तो आप 1990 हमारा जो फेडरल सिस्टम है और स्ट्रांग हुआ। 1990 के पहले जब एक ही पार्टी का मनमाना चलता था तो उस समय स्ट्रांग नहीं था हमारा, उसमें मेजोरिटी जो था मनमाना करता था। लेकिन 1990 के बाद जब कई पार्टी मिलकर गवर्नमेंट आप आने लगे तो सबको देखकर मतलब हमारा उसमें फेडरल गवर्नमेंट और स्ट्रांग हुआ और अच्छा हुआ। इसके जैसा कि हम बताएं कि कई बार दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता था, लेकिन 1980 के बाद जो क्वेश्चन आया तो स्टेट गवर्नमेंट को गिराना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं था कोई एक पार्टी की उसको गिरा सके इलीगली। तो इस तरह अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक होगा, इसको अभी हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।